आखिरकार आज़ादी से 76 साल बाद भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो कि हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा देश भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन आज भी यहाँ पे न्याय देने की प्रक्रिया अंग्रेजों की ज़मानों की चली आ रही है, जो कि हमें गुलाम रखना चाहते थे, ना कि हमें न्याय देना चाहते थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इस आईपीसी और सीआरपीसी को ख़त्म करके नए कानूनों को लाना क्यों ज़रूरी था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारे देश में कई केस सालों तक चलते रहते थे। जज को पता होता था कि यही गलती है, फिर भी वह परिणाम पे नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं होते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस कानून को संसद में पेश किया। इसके अंतर्गत हमें अब अपने देश में न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा चेंज दिखने वाला है, जिसके तहत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आप पूरी जानकारी लेके जाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आईपीसी सन 1860 में लागू की गई और सीआरपीसी सन 1898 में लागू की गई और एविडेंस एक्ट 1872 में लागू किया गया, जो कि तीनों ही अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे, जिनको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 आईपीसी की जगह पे आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 सीआरपीसी की जगह पे आएगा और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 एविडेंस एक्ट को चेंज करेगा, जिससे हमें बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। आगे हम जानेंगे यह बिल हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए गए हैं, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म किया गया है। पहले आईपीसी एक्ट में 511 धाराएं थीं, उसे बदलकर अब सिर्फ 356 धाराएं कर दी गई हैं। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रभावित भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों, हत्याओं को लेकर कानून बनाने को लेकर प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, अगर यह बिल कानून की शक्ल लेता है तो नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा देने का प्रावधान है। किसी महिला से गैंग रेप करने पर 20 साल तक की सजा मिल सकती है। दोस्तों, नए प्रस्तावित बिल के अनुसार किसी भी महिला के साथ प्यार मोहब्बत के नाम पर धोखेबाजी करने संगीन जुर्म माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर किसी महिला से शादी करने की कोशिश करता है या शादी करता है तो उसे 10 साल की सजा भुगतनी होगी। दोस्तों, हमारे देश में मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें भीड़ आके किसी को भी मार देती है और उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इस प्रस्तावित विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या से जोड़ा गया है। विधेयक के अनुसार जब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह साथ मिलकर किसी का नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या करता है तो ऐसी स्थिति में इस अपराध में शामिल हर व्यक्ति को मौत या कारावास में से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, नए कानून में किसी भी रेप पीड़िता का पहचान को सबके सामने लाने वालों को भी सजा का प्रावधान है। दरअसल धारा 72(1) के तहत कोई भी व्यक्ति रेप पीड़िता का नाम या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके सबके सामने लाता है जिससे पीड़िता की पहचान की जाए, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 63 और 68 तक सजा दी जा सकती है। आरोपी को किसी भी अवधि के लिए कारावास में दंडित किया जा सकता है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के कोर्ट बहुत ही स्लो हैं, इसीलिए कोर्ट को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। नए प्रावधान के अनुसार आने वाले समय में एफआईआर लिखवाने से जजमेंट तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। गृह मंत्री ने इसे पेश करते वक्त कहा कि साल 2027 तक देश के सभी कोर्ट को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा ताकि कहीं से भी 0 एफआईआर रजिस्टर किया जा सके। हाँ दोस्तों, पहले जैसे हमें कोई भी एफआईआर दर्ज करानी होती थी तो हमें चौकी से थाना दौड़ाया जाता था, लेकिन दोस्तों अगर अब अपराध आपके साथ कन्याकुमारी में होता है तो आप उसकी रिपोर्ट कश्मीर में भी करा सकते हैं और यह जिम्मेदारी पुलिस की होगी कि वह आपकी एफआईआर आपके निवास स्थान तक पहुंचाए। दोस्तों, ऐसे ही इस बिल में बहुत सारे अच्छे प्रावधान हैं। अगर आपको हर एक प्रावधान के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में होगी। धन्यवाद।